देशवासियों को बहुजन नायक नारायण गुरु जी के जन्मदिन दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज हम सुमन सर के पास बैठे हुए हैं। बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है नारायण गुरु के बारे में, जो आप हमें उनके बारे में जानकारी देंगे। उनके जन्म के बारे में, उनकी बहुत सारी महान घटनाएं थी, उन्होंने सामाजिक क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा सर। सर, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ, नारायण गुरु के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। नारायण गुरु का जन्म 26 अगस्त सन 1856 को केरल राज्य के त्रिवेंद्रम शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर चेम्मा जयती नामक स्थान पर एक कस्बा है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम कुट्टी तथा पिता का नाम मदन था। उनके पिताजी एक अध्यापक भी थे और साथ ही साथ वैदगिरी भी करते थे। तो उनका जो परिवार था, केरल में शूद्र समाज में जानी जाने वाली एक एजवा जाति में उनका जन्म हुआ था। सर, इनके बचपन के बारे में कोई अगर रोचक घटना हुई हो, आपको पता हो तो जरूर बताएं हमें। हाँ, इनके बचपन के बारे में सबसे पहले तो इनके बचपन का नाम नानू था। और बचपन में ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके घर के पास में ही एक मंदिर था, तो मंदिर पे जो भी लोग पूजा करने आते थे तो वह चढ़ावा चढ़ाते थे, मिठाई के रूप में प्रसाद जो कुछ भी चढ़ाते थे, फल मिठाई। तो सबसे पहला नानू का काम होता था कि जो भी व्यक्ति पूजा करने जाने के बाद उस प्रसाद पर सबसे पहले झपट्टा मारते थे नानू, और कहते थे कि जब मैं इस प्रसाद को खाऊंगा मैं प्रसन्न होऊंगा, तभी तो भगवान प्रसन्न होगा जी। साथ ही साथ उन्होंने अपने बचपन में ही छुआछूत कर्मिक असमानता देखी समाज में। तो उनका जो परिवार था वो शूद्र समाज में आता था, तो कुछ लोग उनसे छुआछूत मानते, तो ये इनके परिवार के लोग भी अपने से नीचे वालों से छुआछूत मानते थे। तो नानू क्या करते थे, जब कोई भी व्यक्ति निम्न जाति का समझे जाने वाला व्यक्ति इनके घर के बाहर से होकर गुजरता होता था, तो सबसे पहले ये उसको छूकर आते और आके फिर इनके घर का जो व्यक्ति परंपरावादी जातिवाद को जो मानते थे, आकर उनको छूते थे और कहते मैंने आपको अशुद्ध कर दिया। इस तरह से वो जातिवाद को मिटाने के लिए बचपन से ही प्रयास करते थे। जी, आपने इनकी जीवन से घटित जो घटनाएं थी बहुत रोचक थी और बहुत अच्छी लगी हम लोगों को इसकी जानकारी। सर, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो इनके जो चम्मा जयती गांव था, कस्बा था, वहीं पर वहीं के एक विद्वान थे, उनके द्वारा, जिनका नाम था मूला पिल्ले जी, मूता पिल्ले जी उनका नाम था, उनके द्वारा इनकी शिक्षा वहाँ पर कंप्लीट हुई। साथ ही साथ इन्होंने घर पर रहकर मलयालम और तमिल, संस्कृत, इन भाषाओं का ज्ञान जो है घर पर रहकर ही इन्होंने अध्ययन कर लिया था। और इनके आसपास और विद्यालय नहीं थे, तो प्रारंभिक शिक्षा मतलब कुछ दिनों के बाद छठवीं पाँचवीं क्लास, 5 साल तक इन्होंने की। उसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा रुक गई विद्यालय न होने के कारण, उनको घर पर बैठना पड़ा। जी सर, उनकी बाल्यावस्था से भी रिलेटेड मुझे लगता है कि कुछ घटनाएं इन्होंने साहसिक कार्य किए थे। और सर, वो कौन से साहसिक कार्य थे जिनसे हमें शायद आप अवगत करा सकते हैं? नानू बचपन से ही बहुत साहसी थे। इन्होंने जब इनकी पढ़ाई प्रारंभिक बंद हो गई, उसके बाद ये अपने माता पिता का जो पशुपालन का कार्य था उसमें हाथ बटाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इनके घर के पास में ही गौशाला थी, गौशालाओं में आग लग गई, तो बहुत सारे मवेशी उस आग में फंसे हुए थे। तो इन्होंने बड़ी निडरता से, निर्भीकता से उन गायों को उस आग से बचाया। साथ ही साथ एक बार जब ये नदी में स्नान करने अपने साथियों के साथ गए, तो इनके एक साथी को एक मगरमच्छ ने पकड़कर खींच लिया था। तो इन्होंने मगरमच्छ के मुंह से अपने उस साथी को भी बड़ी बहादुरी से निकाला। और साथ ही साथ एक बार बहुत भयंकर नदी की धारा में इनका एक साथी बाढ़ में बहा जा रहा था, तो इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में तेज धारा में छलांग लगाई और अपने साथी को सकुशल बचा लिया। तो इस तरह से बचपन से ही उनके
निर्भीकता, साहसिक निडरता। निडरता उनके अंदर थी और दूसरों के प्रति मैत्री भावना उनकी बहुत अच्छी थी। सर शिक्षा के बारे में इनका क्या मतलब रुझान था कि शिक्षा दी जाए या शिक्षा ली जाए, या सब तक कैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार के बारे में भी उनका विचार क्या था? इनका विचार था कि शिक्षा की पहुंच जो है सब तक होनी चाहिए और जो हमारे समाज के जो धनवान लोग हैं उनका ऐसा मानना था कि धनवान लोग जो हैं गरीब घर के बच्चों में अपार बुद्धिमत्ता और उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा छिपी हुई है। यदि धनवान परिवार के लोग गरीब बच्चों को एक सामाजिक संपदा के रूप में यदि उनको विकसित करें और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें तो निश्चित रूप से वो गरीब घर के बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने किन किन कुप्रथाओं का, जैसे कि मतलब बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी समाज में फैली थी, उनको उन्होंने कैसे उनका विरोध किया और उनका सामना किया, लोगों को भी बताया उन्होंने। उस समय केरल में जो कुप्रथाएं थी, देवदासी प्रथा थी और उन्होंने फिर केरल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कार्य किया। और जैसे शराबबंदी, जुआ, छुआछूत, ये सारी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कुछ उच्च शिक्षा के बाद नानू ने क्या किया था? उच्च शिक्षा के बाद नानू ने उच्च शिक्षा के बाद उनकी जब उच्च शिक्षा पूरी हो गई तो सन 1877 में उन्होंने पहले उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई ये शायद? अच्छा हाँ, चलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि उनकी जो उच्च शिक्षा थी नानू की वो उनके आसपास तो थी नहीं, तो उनके पैतृक जो कस्बा था वहाँ से कुछ दूर पर एक करूबापल्ली एक गुरुकुल था, वहाँ पर उनकी शिक्षा हुई। और वहाँ पर भी जब वो गुरुकुल में भर्ती हो गए तो वहाँ भी उन्होंने देखा कि जातिवाद का बोलबाला था। जो उच्च समाज के जो बच्चे थे वो गुरुकुल के अंदर बैठ कर पढ़ाई करते थे और शूद्र वर्ग के जो बच्चे थे, SC ST OBC के बच्चे, वो गुरुकुल के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। लेकिन फिर भी नानू ने वहाँ पर ही एक एजवा जाति का छात्रावास था, वहाँ पर उनको अध्ययन करने के लिए उपयुक्त जगह मिल गई थी और वहाँ रहकर उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की और सीमित समय में ही उन्होंने अपना जो पूरा पाठ्यक्रम था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। और उनके जो शिक्षक थे, उनके गुरुजी थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन गुरुजी ने उनको प्रभावित होकर उनकी कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। जी, ये बहुत हमें जानकारी मिली है सर, आपने बहुत अच्छा बताया। उच्च शिक्षा में उन्होंने बहुत सारे साहसिक कार्य करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। उन्होंने नारायण गुरु ने समाज के बारे में क्या, उनके चिंतन मनन जो था वो क्या करते थे, क्या वो उसके बारे में सोचते थे समाज के बारे में? हाँ, नारायण गुरु का चिंतन था कि हमारे समाज में जो मानव के बीच में धर्म और जाति की जो दीवारें बनी हुई हैं उन दीवारों को खत्म करना चाहिए और आपस में मैत्री भावना होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका जो चिंतन था वो तथागत बुद्ध की तरह था। उन्होंने जाना कि संसार में दुख है तो दुख का कारण है और उसका कारण है तो निवारण भी है। इस चिंतन से ही वो उन्होंने फिर समाज के लिए आगे काम किया। यही उनका मूल चिंतन था कि जैसे बुद्ध ने काम किया, बुद्ध ने सारी चीज़ों को समझा, वैसे ही नारायण गुरु ने पहले समाज में जो उस समय व्यवस्थाएं थी, जो कुरीतियाँ थी, उनको समझा और उनको निराकरण करने के लिए उन्होंने काम किया। सर जैसे हमने सुना है कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर भी काफ़ी उन्होंने लोगों को बताया शिक्षा क्यों जरूरी है। उन्होंने सामाजिक विरोध जो थे उनको भी उन्होंने काफ़ी कुरीतियाँ जो थी उनको भी समाप्त करने के लिए बहुत संघर्ष प्रयास किए, लोगों को जगाया उन्होंने। उसके अलावा उसमें उन्होंने कौन से संगठन की स्थापना भी की थी शायद कोई? हाँ, आपने बिल्कुल सही मतलब प्रश्न किया। उन्होंने एक संगठन का गठन किया था जब वो श्रीलंका से जब वापस लौटे तो उन्होंने नारायण धर्म संघ के नाम से उन्होंने एक संस्था का गठन किया और उसमें उन्होंने अपने ही जैसे लोगों को उसमें सदस्य के रूप में रखा जो घर परिवार से बिल्कुल विरत हैं। और नारायण गुरु खुद भी गांव-गांव जाकर उन्होंने उपदेश दिए, लोगों को शिक्षा के बारे में प्रेरित किया कि शिक्षा से ही जो है उन्नति के द्वार खुल सकते हैं
और शिक्षा ही प्रगति का मूल आधार है, यह उन्होंने लोगों को समझाया। और नारायण गुरु ने अपनी संस्था के माध्यम से बहुत सारे विद्यालय खुलवाए, जिससे कि लोगों को सुलभता से शिक्षा मिल सके। सर उन्होंने मैंने सुना है कि उन्होंने साहित्य के बारे में भी काफ़ी उनकी जानकारी रही, या साहित्य में उन्होंने रुचि ली थी काफ़ी। हाँ, उन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन में लगभग 47 किताबें उन्होंने लिखी, जिसमें से 3 किताबें गद्य के रूप में हैं, बाकी 4 किताबें गद्य के रूप में हैं, बाकी 43 किताबें जो हैं उनकी पद्य के रूप में हैं। और उनके जो साहित्य है उसमें करुणा, मैत्री और बंधुता, इन सब का ही समावेश मिलता है, भाव मिलता है। और इतने विद्वान थे नारायण गुरु कि उनसे मिलने के लिए उनके गुरुकुल में, उनके आश्रम में रविंद्रनाथ टैगोर और मोहनदास करमचंद गांधी जी भी उनसे मिलने के लिए उनके वहाँ गए थे। तो इसका मतलब है कि उनसे सभी लोग प्रभावित थे, सभी लोग प्रभावित थे। मतलब भारत के हमारे जितने भी महान विचारक या समाज सुधारक रहे हैं, उनसे सभी लोग प्रभावित थे। जी जी सर, उन्होंने, अब हम आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने अंतिम सांस जो थी उनकी, या उन्होंने अंतिम समय अपना कब समाप्त किया अपने निर्माण के लिए? बिल्कुल, देखिए, मृत्यु जो है सृष्टि का एक सत्य पहलू है, और संसार में जो आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। तो उसी कड़ी में नारायण गुरु ने भी 20 सितंबर सन 1928 को अपनी अंतिम सांस केरल में ही अपने जो उन्होंने मठ बनाए थे, आश्रम बनाए थे, वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। काफ़ी समय तक वो बीमार रहे, उनका इलाज हुआ, लेकिन अंत में काल के गाल में वो समा गए। तो वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है, उनकी जो विचारधारा है, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है, प्रासंगिक है। और समाज यदि उनके विचारों को आत्मसात करे और उस पर चले तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान हो सकता है और समाज आगे तरक्की कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।